नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है धातु और अधातु, धातु या एवं अधातु, धातु एवं अधातु लिखा, धातु और अधातु एक ही बात है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज 45 पर ओल्ड बुक थी एनसीईआरटी, उसके अंदर पेज 45 था। पेज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस साल भी ये पाठ है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पेज की छोड़िए, आप पहला प्रश्न है, पाठ के बीच बीच में प्रश्न है, पहले वो देखते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो कौन सी है? धातु मरकरी है। ठीक है ना, मरकरी है, पारा Hg। चाकू से आसानी से काटे जा सकता है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक और उष्मा की कुचालक। तो इन धातुओं को देखते हैं। ठीक है ना, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनको चाकू से अच्छी तरह काटा जा सकता है आसानी से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? सिल्वर और कॉपर। और उष्मा की कुचालक कौन सी है? तो वह लेड और मरकरी। ठीक है, तो ये पहले का उत्तर हो गया। चले फिर आगे। दूसरा प्रश्न पूछा, आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, तो कुछ धातुएं, जब आघातवर्ध का अर्थ है धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तो इस गुण को कहते हैं आघातवर्ध्य। जैसे कि सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य धातु है। और तन्य का अर्थ है धातुओं को खींचकर लंबा तार बना लेना। ठीक है ना, धातु के पतले तार को तार के रूप में खींचने की उनकी क्षमता क्या है? तन्यता। है, तार को खींचकर लंबा कर सकते हैं, इसको कहते हैं पतला तार बना सकते हैं, तन्यता। और पेड़ कर पतली चादर बना सकते हैं, उसे कहते हैं आघातवर्धनीय। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है पेज 51 पर, वैसे तीसरा प्रश्न है अपने हिसाब से। तो ये प्रश्न है, क्रमांक छोड़िए, प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम के साथ यहाँ पर एक बार ना इसको पोटेशियम को छोड़ देते हैं, सिर्फ सोडियम की बात की गई एग्जाम इस क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर सोडियम से लिखेंगे। ठीक है ना, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, अभिक्रियाशील धातु है। धातु है, अगर दोनों पोटेशियम लिखेंगे तो होगा धातु है। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है ना, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। और ठंडे जल के साथ भी है, उष्मा छिपी अभिक्रिया करती है, और इससे उत्सर्जित H2 गैस प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। पानी में रखे तो आग पकड़ लेती है, वायु में आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए, आग ना लगे, इसको लिख क्या है कि इस धातु को, सोडियम को क्या है, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन, तो ये रही भाप। भाप है ना, 4H2O गैस और 3Fe के साथ क्रिया कराए तो Fe3O4 बन जाएगा, है ना, धातु ऑक्साइड। और 4H2 हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की क्रिया, कैल्शियम के साथ जल की क्रिया, कैल्शियम सॉलिड प्लस 2H2O जल, CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जल के साथ पोटेशियम की क्रिया देखते हैं, तो 2K पोटेशियम, 2H2O जल, 2KOH बन जाएगा, साथ में H2 गैस निकलेगी और उसमें ऊर्जा यानी उष्मा मुक्त होगी इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न में। ABCD 4 धातुओं के सैंपल या नमूने को लेकर एक विलयन बनाया गया, एक एक करके विलयन बनाया गया। ठीक है ना, एक एक करके निम्न विलयन बनाया गया, इससे प्राप्त परिणामों को सारणीबद्ध किया गया है। जैसे कि 4 धातुएं, पहले आयरन ऑक्साइड के साथ एक ही क्रिया कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। बी के कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ ये विस्थापन अभिक्रिया देती है। जिंक सल्फेट के साथ कोई क्रिया नहीं देती, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई क्रिया नहीं देती। इसी तरह बी धातु है, आयरन सल्फेट के साथ ये विस्थापन देती है, इसके साथ कोई क्रिया नहीं देती। कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक के साथ भी नहीं देती, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नहीं होती। सी है, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, जबकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया। जबकि डी है, डी किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती। तो ये सारणी है, सारणी के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे। सारणी ए बी का उपयोग कर ABCD धातुओं के संबंध में निम्न प्रश्नों को उत्तर देने। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, बी कौन सी है? बी सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया देती है, किसके साथ? आयरन सल्फेट के साथ। ये क्या है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा और एक रेडिश ब्राउन रंग की कॉपर बनेगी। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन रंग बनेगा। ठीक है ना, नीला रंग गायब हो जाएगा। और इसको डिटेल में देखेंगे भी प्रश्न में थोड़ा। धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के रूप में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका क्रम होगा BACD। अब इसको डिटेल से देखें अगर इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। यहाँ पर इस सारणी का स्पष्टीकरण ये रहा, एक्सप्लेनेशन, कि A है, A FeSO4 के साथ क्रिया करके रिएक्शन नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि A इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, यानी कि कम क्रियाशील है आयरन से। A कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि A इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी A क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से।
और बी FeSO पर के साथ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी बी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। बी जिंक सल्फेट के साथ क्रिया नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि जिंक से कम क्रियाशील है। सी है FeSO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता, तो क्या है कि सी जो रिएक्शन नहीं देता इसका मतलब आयरन से कम क्रियाशील क्रिया कर रहा है, तो ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है या नॉट लेस रिएक्टिव है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ नहीं देती सी क्रिया, तो इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है। सी जिंक सल्फेट के साथ क्रिया नहीं देती, सी क्या है इसके साथ जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। और सी है AgNO3 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है, इसका मतलब सी क्या है मोर रिएक्टिव देन किससे, सिल्वर से है। तो इस तरह हो जाएगा ये डी FeSO4 कॉपर सल्फेट जिंक और किसके साथ क्रिया नहीं देती, तो डी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन कॉपर जिंक एंड सिल्वर। इस हिसाब से इनको अरेंज करें तो जिंक बी फिर Fe A, ये इस तरह ऑर्डर आ जाएगा। तो बी है, बी क्या हो जाएगी, बी है मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगी यहाँ पर बी। ठीक है ना, बी यहाँ आएगी, जिंक थोड़ी नीचे, फिर ए आएगी। ठीक है ना। इफ बी इज एडेड इन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट देन कॉपर डिस्प्लेट कॉपर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और कॉपर मुक्त हो जाएगा। और इनका ऑर्डर क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये हो जाएगा बी ए, सबसे बी ज़्यादा, फिर ए सी और डी, इस तरह इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमने इसको डिटेल में भी देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा के अभिक्रियाशील धातु को तनुज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की क्रिया आपको लिखनी है। तो जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो क्या है हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन देती है। इसी के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो FeSO4 बनेगा आयरन का और H2 गैस मुक्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक की आयरन सल्फेट के में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक को आयरन सल्फेट में डाला जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगीन जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है ना। और काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है क्योंकि जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक प्लस FeSO4 हरा, तो जिंक यहाँ पर आ जाएगा, Fe बाहर चला जाएगा काले भूरे रंग का और जिंक सल्फेट रंगीन विलयन प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO को निर्माण को बताइए और इन यौगिकों में उपस्थित आयन कौन से ये बताने। तो सोडियम है, सोडियम इस तरह दर्शा सकते हैं 2 8 1। ठीक है ना, सोडियम पर इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 1, तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको Na एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। ऑक्सीजन में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते तो इस तरह बाह्यतम कोष में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 2, KLM कोष होते हैं ना वैसे KLM, तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। अब इनका निर्माण दर्शाते हैं Na और ऑक्सीजन के 2 Na, एक ऑक्सीजन के 6 इधर इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे, क्रिया करेगा तो Na+ इससे क्रिया करके Na2O बना लेगा। ठीक है ना, Na2O का निर्माण इस प्रकार होगा ना, 2 सोडियम के अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे और एक मॉलिक्यूल किसका होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का होगा। तो इस तरह रिएक्शन करके Na2O बना लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, एक ही मैग्नीशियम का होगा और एक ही मॉलिक्यूल क्या है इसका ऑक्सीजन का होगा। ये क्रिया करके Mg+2 या Mg+2 होंगे। ठीक है, और इस पर 2 आवेश है प्लस का, इस पर होगा 2 माइनस का चार्ज, तो MgO प्लस माइनस कैंसिल हो गया और MgO बना लिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसके अंदर पूछ रखा था इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, तो हम देखते हैं। तो Na2O में कौन कौन से आयन उपस्थित है। Na2O में एक तो Na+ उपस्थित है, एक O2- उपस्थित है। ठीक है, और MgO में Mg+2 और O2- उपस्थित है। ठीक है, आयन उपस्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है ना, और इनके बीच अंतर आकर्षण बल क्या मजबूत होता है, इसलिए इनके क्या गलनांक उच्च होते हैं। अब निम्न पदों की परिभाषा देनी है, खनिज, अयस्क और गैंग की सिर्फ परिभाषा देनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। तो खनिज क्या है, धातुओं के तत्व है या यौगिक जो भूप्रपटीय ना जमीन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना भी मिलते हैं, क्या क्या खनिज कहलाते हैं। जो भी जमीन में मिलता है जिसके साथ मृदा, रेत, चूना, मिट्टी हो, वो क्या खनिज है। अयस्क क्या है, और जो मिट्टी क्या कहाँ से भूप्रपटी से ना भूमि की ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। अयस्क क्या है, जिस खनिज से धातु कम खर्चे में आसानी से निकाली जा सकती है उसे कहते हैं अयस्क, यानी एक मिट्टी का ढेला है और उससे अगर खनिज निकाल सकते हैं कम खर्चे में तो उसे अयस्क कहेंगे। और गैंग क्या है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ उन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, यानी निकाल ली फिर बीच जो अशुद्धियाँ बच गई वो गैंग कहलाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
कि 2 धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो एक तो सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचाय के रूप में उपयोग लिया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को यौगिकों में विस्थापित कर देती है, जैसे कि 3MnO2 के 4Al से क्रिया करके 3Mn फर्स्ट और 2Al2O3 और उष्मा मुक्त हो गए। तो अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। और किस रासायनिक प्रक्रम, ये तो ये पूरा प्रोसेस हमने समझा दी। अगला पेज 61 पर प्रश्न है, ये सारणी दे रखी है, आपको भरनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक से क्रिया नहीं करती, ठीक है ना। इनके साथ गर्म करें, मैग्नीशियम से क्रिया कर लेती है, जबकि कॉपर से नहीं करती। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जिंक से नहीं करती, इससे भी नहीं करती, और इस कॉपर तीनों से नहीं करती। और कॉपर है, जिंक से क्रिया कर लेती है, मैग्नीशियम से कर लेती है, और इससे नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु ही क्या है कि कम क्रियाशील धातुओं के साथ उनके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। यानी एक अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है ना, तो कम क्रियाशील धातु को वहाँ से खदेड़ के खुद जा सकती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु है वो नहीं हटा सकती, ठीक है ना। तो ये बात इसमें समझाना चाह रहा है। तो जिंक ऑक्साइड है, जिंक जिंक एक जैसी होगी, कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम जो ज़्यादा क्रियाशीलता है धातु है, तो कौन क्रियाशील है तो वो हट जाएगी। कम क्रियाशील है ना कि जिंक ऑक्साइड में जिंक ज़्यादा है, तो ये मैग्नीशियम को हटा के जिंक आ जाएगी। जब कॉपर कम क्रियाशील है तो कॉपर कम क्रियाशील है जिंक से, तो कॉपर नहीं हटा सकता। तो इस तरह ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती? तो इसका उत्तर है कि सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सिल्वर, सोना और प्लेटिनम आदि क्या संरक्षित नहीं होती, वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए संसारित नहीं होती, ठीक है ना। जैसे लोहे पर जंग लगना भी क्या है, संसारण का उदाहरण, लेकिन लोहा संसारित हो जाती है, जबकि कौन सी धातु नहीं होती? सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। मिश्र धातु क्या है? अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, कॉपर प्लस टिन, इस्पात, कार्बन प्लस आयरन, ठीक है। तो आप दो नहीं एक एग्जाम्पल ले ले तो बहुत एक परिभाषा होगी, एक एग्जाम्पल होगी। एग्जाम आपको इतना ही लिखना है, तथा डिटेल में नहीं लिखना, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जामिनर उतना ही नंबर देगा, एक लिखोगे तो उतना ही देगा, ठीक है। अब है जितना पूछा जाए एग्जाम में उतना ही लिखना होता है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा युग्म है वो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? NaCl विलयन कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन कॉपर धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, AgNO3 विलयन कॉपर धातु। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसके ऊपर जिंक की परत लगाकर सी उपयुक्त होगी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय तो तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा हो सकता है? वो तत्व कैल्शियम ए हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। चौथा प्रश्न है, क्या खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है? क्यों होता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये इसमें सी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, क्या आपको एक हथौड़ा, बल्ब और तार एवं स्विच दिया गया है, इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप भेद कैसे करेंगे? बी है, इसमें धातुओं और अधातुओं को विभेद के लिए इन परीक्षणों का उपयोग होगा, आकलन कीजिए। तो ए है, तो हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगर होती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम कर सकते हैं कि विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग कर परिपथ बना लेंगे। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के नमूने को विद्युत परिपथ के क्लिप लगाकर स्विच को ऑन करेंगे। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है ना। एक तो परीक्षण कर लेंगे धातु का, लाइट जलती है या नहीं जलती उनसे, ठीक है, बल्ब वो लगा करके। एक है ना, धातुएं पतली चादर में बदल जाती है, धातुएं भंगुर होती है, वो टूट जाती है। तो ये दो अंतर है, दोनों अंतर से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। परीक्षण के लिए ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट है धातु है परंतु विद्युत का, इसलिए इसके साथ बल्ब जलने लगा कि सभी धातुएं भंगुर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा है? ए ज़्यादा उपयुक्त तरीका जो पहले किया था, यानी तोड़ेंगे तो ग्रेफाइट टूट जाएगा, लेकिन सुचालक है वो विद्युत का सुचालक है, और ए धातु है फिर भी जलने लगा। तो दोनों तरीके काम में लेकर हम कर सकते हैं। तो ये परीक्षण करने का ये हम प्रयोग भी ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, बैटरी, बल्ब, स्विच और, ठीक है ना। तो दोनों परीक्षण से पीट कर देख लेंगे और ऐसा लाइट वाला टेस्ट भी कर लेंगे, तो धातु में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है।
अब छठा प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है कि नहीं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं, कर और लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। एक होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड Z2NO। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, ठीक है ना, कि एक उभयधर्मी या दो उभयधर्मी ऑक्साइड, ये प्रश्न कई बार आता है, काफी मोस्ट है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, जबकि कॉपर और सिल्वर विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम विग्रहशील, जो ज्यादा विग्रहशील वही करेगी, ठीक है, जैसे ये करेगी और ये नहीं करेगी। आठवां प्रश्न है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे। ठीक है, तो M धातु के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के लिए परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु M का एनोड लेंगे, शुद्ध धातु M की पतली पट्टी कैथोड, विद्युत अपघट्य M धातु का अम्लीकृत लवण विलयन। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 9वां, कि प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर गर्म किया, चित्र अनुसार उसने प्रज्ञानली को उल्टा करके उसे उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया, गैस की क्रिया क्या होगी। सूखे लिटमस पत्र पर, आइए नहीं, गीले लिटमस पत्र पर ऊपर लिखी अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सूखे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और गीले लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। नीले रंग आर्द्र लिटमस पत्र का रंग से लाल हो जाता है, नीले से लाल, यहाँ आई नहीं, आर्द्र होगा, आर्द्र है ना, नमी युक्त। ठीक है ना, तो लिटमस पत्र का लाल रंग हो जाएगा नीले से। और रिएक्शन कैसी होगी, S + O2 सल्फर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं SO2 + H2O, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा यसद लेपन द्वारा, इस विधि में लोहे इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा देंगे। दूसरा है पेंटिंग द्वारा, यानी पेंट कर देंगे लोहे की वस्तु पर, ताकि इनकी सतह वायु आर्द्रता के संपर्क में न रहे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। अधिकांश धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, कुछ अधातुएं उदासीन भी बनाती है, जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड बनाती है SO2, CO2, NO2। ठीक है, उदासीन ऑक्साइड कौन बनाती है, H2O और CO। आगे चलते हैं फिर, ये तो हो गया। प्रश्न 12 के कारण दीजिए। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु, आर्द्र और अम्लों से जल्दी क्रिया नहीं करती है, संचारित नहीं होती, इसकी धातु की चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही धातुएं क्या है, धातुएं नहीं, धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्ती और तन्य मोड़ा जा सकता है। चादर और तार बना सकते हैं, पतली चादर मोड़ना, आघातवर्ती तन्य पतले तार के रूप में रूपांतरित करना, इसके अलावा संचारण नहीं होता, इसलिए इनके क्या है, आभूषण बनाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये पहले वाला प्रश्न आया है, क्योंकि क्रिया क्या है, ये क्या 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 धातु है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये सब क्या पीछे पार्ट में वही प्रश्न है। ऑक्सीजन के साथ तेजी से बिखेर करती है, खुले में आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल के अंदर डुबो रखते हैं। साथ ही ये धातुएं अगर पानी के साथ रखे तो फिर भी हाइड्रोजन उत्सर्जित करेंगी, उससे भी यह जलने लगती है। तो न तो पानी के साथ, न ही खुली हवा में, दोनों में आग पकड़ लेती है, इसलिए इसने केरोसिन में रखते हैं। अगला प्रश्न, निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उससे पहले सी प्रश्न देखिए। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो सी देखते हैं, क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है Al2O3 की, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संचारित होने से बचाता है, जो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। ठीक है, इस कारण डी है, डी हो जाएगा हमारा। क्या प्रश्न था कि निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बन, यानी इसको ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है, इसलिए क्या है कि कार्बोनेट और सल्फाइड इसको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। 13वां प्रश्न देखते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा, ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो तांबे के ऊपर क्या है, आर्द्र वायु यानी नमी युक्त वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है, जो क्षारीय प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है, क्षार होती है। ठीक है, इसलिए जब हम नींबू या इमली क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं उनसे साफ करते हैं, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लोटा या बर्तन साफ हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट, सिट्रिक अम्ल, कॉपर सिट्रेट और CO2 + H2O बन जाता है। ठीक है ना, उसकी प्रकृति क्षारीय हरी परत बनती है, उस पर अम्ल रगड़ेंगे तो अम्ल क्षार उदासीन क्रिया होगी और लोटा या बर्तन साफ हो जाएगा। अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं में आपको अंतर बताना है, तो ये अंतर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु HCl तन्वशील या तन्वष्टो सल्फर के साथ क्रिया कर H2 में मुक्त करती है, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अधातुएं क्या है, नहीं करती है, ठीक है, नहीं इससे क्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित करती है।
विस्थापित नहीं करती है। धातुएं अपचायक होती है, अधातुएं उपचायक होती है ना, ऑक्सीकारक होती है। अपचायक उपचायक होती है, ठीक है, एक बार के लिए। और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाती है, प्लस आयन या माइनस आयन बनाती है। धातुएं जल या हाइड्रोजन, जल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। धातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती है, तो हाइड्रोजन को जल से विस्थापित भी नहीं करती है। सभी धातुएं H2O से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती, केवल कुछ धातुएं हैं वो भी बनाती है, जबकि सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड बनाती है। तो ये कुछ इनके अंतर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषणों से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना उसने एक महिला अपने सोने का कंगन उसे देती है, जिसे वह विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नई तरह चमकने लगती है, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है पहले की तुलना में। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? इसका उत्तर है, वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक वारेजिया का विलेन है, जो 3:1 में सांद्र और सांद्र रचनोत्तरी का उनका ताजा मिश्रण है। उसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। धीरे धीरे सोना उस एक वारेजिया में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। एंड लास्ट प्रश्न आज का, कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर क्या उष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। साथ ही कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लगने लगती है। इसलिए क्या है, गर्म जल का टैंक तांबे का बनाया जाता है, जबकि इस्पात लोहे की एक मिश्र धातु का नहीं। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये पार्ट के प्रश्न उत्तर हो गए। कोई गलती रह गई तो आप बता देना, वैसा मैं कमेंट बॉक्स में भी नोट कर दूंगा। और सावधानी पूरी बरती गई है, फिर भी वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।